कुआं तालाब में पानी लाएंगे, बांदा को खुशहाल बनाएंगे। जो कुएं सूख गए थे उनको जिंदा किया, वहाँ तालाब बहुत थे उनको रिवाइव किया, उसको डिसिल्ट किया, नए तालाब खोदे। पानी कहाँ रहता? कुआं तालाब नदी में रहता है। कुपोषण के बारे में जो ये काम धारणा है कि केवल खाना कम मिलने से कुपोषण होता है, ऐसा नहीं है। कुपोषण के बहुत सारे कारण हैं, उसमें वो भी एक खाना या वो ना मिलना भी एक कारण है। बचाव इलाज से बेहतर होता है, वो हर फील्ड के लिए, केवल हेल्थ में नहीं। हम लोग बीमार होते हैं, फिर घर बेचते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तब ठीक होते हैं। हम ऐसा क्यों ना करें कि हम बीमार ही ना हों। टोका टाकी बहुत ज़रूरी है समाज को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए, समाज में बुराई को घटाने के लिए। टोका टाकी कम हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। टोका टाकी करते रहना चाहिए। भाषा, लैंग्वेज, तरीका अच्छा हो। तो कम्युनिकेशन जो पैदा होने से मरने तक है उसका इतना इम्पोर्टेंस है, लेकिन हम लोग इसको, आम जनता इसको इम्पोर्टेंस नहीं देती है क्या। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? उनका पहला ताकत क्या है? कम्युनिकेशन। किसी सीएम का पहला कम्युनिकेशन क्या है? ताकत। एक अधिकारी की पहली ताकत, अगर उसका कम्युनिकेशन खराब है तो वो सफल अधिकारी नहीं हो सकता। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। आज खबरों से इतर हम आपको एक शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनसे आपका परिचय होगा पहले से भी। ये हमारे शहर, हमारे राज्य बिहार में और बिहार के मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा ब्लॉक में आए हैं और यहाँ पर इन्होंने जो ग्रीन इलेक्शन का एक कैंपेन शुरू किया। लेकिन ग्रीन इलेक्शन, ये इसके बारे में तो हमने इनका इंटरव्यू कवर किया था, लेकिन जब इनके बारे में हमने किताबें पढ़ी, इनके बारे में और ज़्यादा इंटरव्यूज़ और सर्चेस जो हैं वो यूट्यूब और अलग अलग इंटरनेट माध्यम से पता करने की कोशिश की, तो बहुत सारे पहलू निकल कर आए। और जिसमें एक ऑब्जर्वेशन मैंने देखा कि ये बुंदेलखंड इलाके से हैं और बुंदेलखंड का जो एसेंस है उन्होंने आज तक अपने अंदर जो है वो समेटा हुआ है। तो हम आपको जिनसे मिलवाने जा रहे हैं वो हैं यूपी कैडर के IAS DM हीरालाल। सबसे पहले तो सर आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। थैंक यू, शुक्रिया आपका। ये हम लोगों का दूसरा इंटरव्यू है जी। इससे पहले आपसे बात जो है वो ग्रीन इलेक्शन को लेकर के हुई थी, लेकिन जब मैंने फिर आपके बारे में और भी जानने की कोशिश की तो फिर वही मैंने देखा कि आपके अंदर जो वो गांव आप कहते हैं, ये आपकी किताबों में भी लिखा है कि जो देश है हमारा वो गांव से बना है। और आपके अंदर का सिमटा हुआ जो गांव है, जिस माहौल में आप पले बढ़े, वो गांव आज भी आप अपने साथ लेके चलते हैं और चाहते हैं उसको बिखेरते चलें। तो सबसे पहले हम यही शुरुआत करेंगे कि, और जैसे आपने अपने बाबा के साथ की नज़दीकियों के बारे में अपने किताब में लिखा है, तो पहले शुरुआत में कई लोगों ने सुना होगा जिन्होंने किताब पढ़ा होगा, लेकिन हम एक बार आपके मुंह से सुनना चाहते हैं कि वो बचपन का जॉइंट फैमिली का रहन सहन उसने आपको DM बनने के लिए कैसे प्रेरित किया? देखिए, ऐसा है कि हम लोगों को दुनिया में जीना है, तो दुनिया में जीना है तो हम किसके बीच जीते हैं? सोसाइटी के बीच से जीते हैं, डिफरेंट स्टेक होल्डर के बीच जीते हैं, डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच जीते हैं। तो ये हम कहाँ सीखेंगे? किताब में तो हम सीखते नहीं हैं। तो ये जब हम लोग गांव में रहते हैं तो ये सारी चीज़ें, ज़िंदगी को कैसे जीना है, पड़ोसी के साथ कैसे व्यवहार करना है, क्या पैदा करना, क्या खाना है, क्या शादी ब्याह क्या होता है, मृत्यु क्या होती है, सारा जितना एक जीवन को जीने के लिए हम गांव में सीखते हैं। ये हमें पता नहीं लगता कि हम सीख रहे हैं, लेकिन वो हमारी एक ट्रेनिंग होती है। हम केवल सीखना उसी को जो स्कूल में जाते हैं और पढ़ते हैं और सर्टिफिकेट लाते हैं उसी को सीखना मानते हैं, ये सही बात नहीं है। हम जिस वक्त इस दुनिया में आते हैं उसी वक्त से सीखना शुरू कर देते हैं और ये समाज सिखाता है, ये ओपन यूनिवर्सिटी। तो देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है, ये मेरे पिताजी, हम लोग किसान परिवार से हैं, हमारी पैतृक धंधा, फैमिली, हर आदमी का एक धंधा होता था। हम गांव से हैं, किसान परिवार से, तो हमारा धंधा जो था, व्यवसाय था, वो खेती था। तो मेरे पिताजी वेटनरी कंपाउंडर थे।
तो वो नौकरी करते थे ब्लॉक में पोस्टेड, तो उनको पता था कि नौकरी में सबसे अच्छी नौकरी क्या होती है। चूँकि मेरे फादर चाहते थे, उस समय कोई इस तरह धंधा, कोई अपने बेटे को खेती में लाना नहीं चाहता है, वो चाहता है नौकरी करें। अब नौकरी में सबसे अच्छी नौकरी क्या है, वो आईएएस की है। तो ये सब, ये जो बीज है आईएएस बनने का, ये मेरे फादर ने मेरे दिमाग में बोया, क्योंकि वो ब्लॉक में थे तो वहाँ एसडीएम, आईएएस, पीसीएस सभी तरह के अधिकारी ब्लॉक में आते हैं, विजिट करते हैं, तो उनको आइडिया था कि नौकरी में सबसे अच्छी नौकरी क्या है। तो इसलिए ये मेरे फादर की देन है कि इसी ने आपको मोटिवेट किया कि आप इस आपके बाबा के साथ आपका लगाव, और उसके बाद आपने अपने बारे में बड़ी बेबाकी से कुछ बातें लिखी हैं जो बहुत कम लोग हैं जो लिख पाते हैं। जिस तरह से आपने बताया कि किस तरह से टॉफ़ियाँ खाने के लिए आप कभी कभी जेब से पैसे निकाल लिया करते थे, उसके बाद किस तरह से एक बार आपने धूम्रपान करने का भी प्रयास किया था क्योंकि आपके पिताजी करते थे। लेकिन एक संयुक्त परिवार का सिस्टम जो है वो इन चीज़ों को में अगर लाता है तो फिर इन चीज़ों से आपको निकाल भी लेता है। ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि हमारे आधुनिक समाज में संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, समाज बहुत कुछ हमें सिखाता है और समाज ही हमें बहुत कुछ उससे बचना भी सिखाता है। अच्छी चीज़ें भी सिखाता है, बुरी चीज़ें भी सिखाता है। ये जो बातें, ये मेरे ही साथ नहीं है, हर आदमी के साथ ये है। भगवान के साथ भी है कि वो चोरी करते थे, नहीं, माखन खाते थे, नटखटपना, बुरी चीज़ों को सीखना, फिर उससे बचना, एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हम वी आर सोशल एनिमल, हमें समाज में रहना चाहिए, और जो समाज से कटता चला गया वो कमज़ोर होता चला गया। तो समाज से हमेशा जुड़ के रहना चाहिए, और समाज की जो मुसीबतें हैं, समाज की जो दिक्कतें हैं, उसको दूर करने के लिए जो भी आपसे हो सके करते रहना। केवल अपने लिए नहीं सोचना चाहिए, पहले समाज के लिए सोचना चाहिए, अपने लिए सोचना चाहिए। लेकिन अब हो गया है उल्टा, लोग अपने लिए ज़्यादा, समाज के लिए कम। इसीलिए दिक्कत जो है देखने को मिलती है। अगर हम सभी लोग समाज के लिए ज़्यादा सोचें, क्योंकि हम समाज से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं। हम हवा ले रहे हैं, किसी ने पौधा लगाया है ना, हमने तो नहीं लगाया है। हम मुजफ्फरपुर में पहली बार आए हैं। यहाँ की जो हवा मैं ले रहा हूँ वो पौधे, सारा पौधा हमने नहीं लगाया। यहाँ की पानी हमने नहीं बचाया। हम बहुत सारी चीज़ें, यहाँ का खाना हमने नहीं, हम समाज से ही तो ले रहे हैं। तो हमारी क्या ड्यूटी नहीं बनती कि हम समाज को वो उतना वापस करें? अगर हम वापस नहीं करते हैं तो हम कर्जदार कहलाएंगे। तो समाज की जो व्यवस्था है, हमें समाज को पहले देने की सोचना चाहिए और फिर समाज को लेने की सोचना चाहिए। ये सोच पैदा करने के लिए हमारे समाज में रहना होगा, समाज में पानी की तरह मिक्स होना होगा और उससे सीखना होगा। पानी की बात जब आई है तो आपका जो गृह क्षेत्र है बांदा, वहाँ के बारे में आलोक रंजन जिन्होंने आपकी किताब की प्रस्तावना लिखी है, उन्होंने भी कहा कि वहाँ की जो समस्या थी, पानी की सबसे बड़ी समस्या थी। लेकिन फिर जब आप वहाँ पे डीएम बने तो पानी की उस समस्या को आपने सॉल्व किया और अब बांदा का मॉडल जल संरक्षण के लिए फॉलो किया जाता है। ये कैसे हो पाया? देखिए, ऐसा है कि मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश में बस्ती ज़िले का रहने वाला हूं, और बांदा में मैं कलेक्टर बना तो वहां पानी की समस्या सबसे विकट थी। मैं जब वहाँ गया तो लोगों ने बताया कि कुछ गांव में बच्चों की शादी नहीं होती। तो हमने कहा क्यों नहीं होती? बताया कि वहाँ पानी नहीं है तो लोग लड़कियों को शादी नहीं करते हैं। देखिए, जहाँ पानी नहीं होती है वहाँ संपन्नता नहीं होता। पानी हम केवल समझते हैं पीने, नहाने और सिंचाई के लिए। पानी हमें 1000 1 लाख तरीके से फ़ायदा पहुँचाता है जो हम नहीं जानते हैं। पानी का सबसे सीधा जुड़ाव संपन्नता से है। अगर जहाँ पानी है वो एरिया संपन्न होगा, जहाँ पानी नहीं है वो एरिया विपन्न होगा। ठीक, तो लड़कियों की शादी नहीं, ये मेरे लिए एज ए कलेक्टर, एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बड़ा चैलेंजिंग था। तो हमने कहा हम ये समस्या जो 50 साल की है इसको हल कर देंगे। ठीक है, फिर हमने, और समस्या कोई कलेक्टर नहीं हल करता, ये लोगों को गलतफहमी है, बहुत सारे लोगों को गलतफहमी है कि कलेक्टर कोई सामाजिक समस्या है तो उसका समाधान समाज के पास ही है। जब तक सरकार और समाज दोनों मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक कोई सामाजिक समस्या का समाधान अच्छा नहीं मिलेगा। तो हम एज ए कलेक्टर जनता के बीच गए, जनता को मोटिवेट किया, जनता को इंस्पायर किया, जनता को समझाया बुझाया, और जनता की अगुवाई में हमने पानी बचाना शुरू किया। जनता ने पानी बचाना शुरू किया, एज ए कलेक्टर हमारी बात मान ली तो पानी का वाटर टेबल बढ़ गया और पानी का एक मॉडल बना। और आपके बिहार के ही एक आईएएस अफसर हैं, अब तो रिटायर हो गए, उनका नाम है यूपी सिंह। और यूपी सिंह 85 बैच के आईएएस, उस समय वो जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार में थे, वो हमारा मॉडल देखने आए
आपके बिहार के ही रहने वाले हैं, अब तो रिटायर हो गए। ये जो वाटर रिसोर्स मंत्रालय जो नया बना है भारत सरकार में, उसी में वो सेक्रेटरी थे। तो वो आए बांदा, 2 दिन रहे, देखे, उसके बाद उनको ये अच्छा लगा कि ये पहला हमारा मॉडल है। हमने चलाया था अभियान, कुआं तालाब में पानी लाएंगे, बांदा को खुशहाल बनाएंगे। जो कुएं सूख गए थे उनको जिंदा किया, वहाँ तालाब बहुत थे उनको रिवाइव किया, उसको डिसिल्ट किया, नए तालाब खोदे। पानी कहाँ रहता, कुआं तालाब नदी में रहता है। तो हमने वो जो वाटर बॉडी था उनको रिवाइव किया, और हमने नहीं किया, हमारे कहने पर वहाँ की जनता ने किया। तो ये पब्लिक पार्टिसिपेटरी मॉडल हमने जो पानी बचाने का अप्रोच लगाया, वो यही एक्चुअल और सस्टेनेबल समाधान है। तो उनको बहुत अच्छा लगा। फिर यूपी सिंह साहब ने हमारे इस मॉडल का पूरे देश में प्रचार किया और कहा ये सबसे अच्छा मॉडल है, इसको लागू किया जाए। आपने कहा कि पानी का सीधा संबंध संपन्नता से होता है। संपन्नता का अभी पुराने दिनों में नहीं, लेकिन अभी कुछ विगत 10-15 सालों की अगर बात करें तो संपन्नता का संबंध दाल से भी बन गया है। और जो यूपी के लोग हैं उनको अरहर की दाल का जो है वो स्वाद बड़ा ही पसंद आता है, ये तो जग जाहिर सी बात है। अरहर के लिए भी आपने कैंपेन किया। अरहर दाल, हम जो लोग आजकल की जो जनरेशन है उनको तो पता भी नहीं होगा कि दालों की वैरायटी क्या है और किसका कीमत कितना होता है। अरहर की दाल सबसे महंगी दाल में गिनी जाती है और यूपी में इसकी अच्छी पैदावार होती है। इसके ऊपर आपको फिर कैंपेन चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली मैं आपको बताऊं, जो बुंदेलखंड का रीजन है वहाँ पानी का बरसात ओवरऑल कम होता है। तो बरसात कम होता, तो जहाँ बरसात कम होती है वहाँ तिलहन और दलहन की फसल बहुत पैदा होती। तिल, चना, मटर, दाल, ये जो तिलहन और दलहन की फसल होती है इसमें पानी कम लगता तो ज़्यादा पैदा होता। अब जब मैं वहाँ कलेक्टर होके गया तो वहाँ देख रहे हैं ये तिलहन दलहन तो पैदा हो रही है, उनकी बिक्री नहीं हो रही है। तो जब उनकी बिक्री नहीं हो रही है तो उनको मतलब वो खेती घाटे में जा रहा था। तो हमने वहाँ अरहर सम्मेलन किया और देश के अगल बगल के 10-15 जिलों के लोगों का वहाँ अरहर सम्मेलन किया और उसको खेत में, अरहर के खेत में किया। वहाँ एक जो है कालिंजर फोर्ट है, बहुत फेमस है, अजय किला बोलते हैं, वहीं पे हमने ये किया। तो 8-10 पद्मश्री बुलाए। आपके बिहार से एक पद्मश्री किसान चाची के नाम से फेमस है, उनको भी मैंने वहाँ बुलाया था। किसान चाची भी गई थी वहाँ। 5-6 पद्मश्री बुलाए, 10-12 साइंटिस्ट बुलाए। 1 डे का हमने इवेंट किया और वहाँ हमने ये बताया कि उस बुंदेलखंड रीजन में और पार्टिकुलरली बांदा में अरहर की क्वालिटी ऑर्गेनिक, टेस्टी और बहुत बढ़िया ओरिजिनल दाल है। तो उससे क्या हुआ, वो मेरा इवेंट था उस एरिया के क्रॉप के मार्केटिंग करने का। वो मेरा एक देसी देहाती एक नया तरीका मैंने ढूंढा। हम वो ऐड नहीं दिए, ना हम टीवी पे ऐड दिए, ना पेपर में दिए। हमने वहाँ एक दिन का और करीब 8-10 जिलों से किसान बुलवाए, व्यापारी बुलवाए, जिससे सबको पता लग जाए कि यहाँ ये भी होता है। और फिर वहाँ हमने ये जो दीदी होती हैं NRLM की, ये इनके मार्फत वहाँ हमने फिर प्रोसेसिंग के लिए स्कीम में दाल मिल, छोटी छोटी दाल मिल भी लगवाई, जिससे कि अरहर के दाल को प्रोसेस करके पैक करके वो पैसे की आमदनी ज़्यादा हो। तो वो मेरा ये काम था। वो जो एक कहावत है ना कि घी कहाँ गिरा अरहर की दाल में, तो उसको आपने चरितार्थ कर दिया ये पूरे। जब दाल की बात आई तो दाल प्रोटीन का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है और बच्चे जो हैं वो दाल से बड़ा भागते रहते हैं। और प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में भी कहा है कि कुपोषण और ओबेसिटी, ये दोनों एक बहुत गंभीर समस्या जो है वो हमारे देश में अभी बढ़ती जा रही है। आप थोड़ा सा तो इसके बारे में बता ही दीजिए कि कुपोषण और ओबेसिटी क्या हो जाता है, और उसके बाद आपने जो कुपोषण के लिए कार्य किया है इसके बारे में। देखिए, कुपोषण के काम की एक कहानी है। मैंने एक जो किताब लिखी है डायनेमिक डीएम, उसमें एक कुपोषण वाले चैप्टर में, मैं एक्चुअली जब डीएम बना तो मैं लखनऊ से जा रहा था ज्वाइन करने बांदा। करीब 4 घंटे की जर्नी है, करीब 250 किलोमीटर दूर है बांदा लखनऊ से। तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया में सैल्वी शारदा पत्रकार हैं, वो मेरे से परिचित थी। तो उन्होंने जब फ़ोन किया कि भैया आप वहाँ कलेक्टर होके जा रहे हो, वहाँ कुपोषण की बहुत, मेल न्यूट्रिशन की बहुत बड़ी समस्या है और ये किसी को पता नहीं है। आम आदमी को कुपोषण की इस बीमारी, इस समस्या का पता नहीं है। और हमने इस पर यूनिसेफ ने नरैनी एक ब्लॉक में एक प्रोजेक्ट चलाया था, उसके अच्छे रिजल्ट आए थे और आपको मैं भेज रही हूँ, ये बड़ा अच्छा विषय है और इस पर काम करिए। तो हमने कहा वो जो आपने यूनिसेफ ने जो वो कुपोषण को कम करने का जो प्रोजेक्ट चलाया था, उस पर उस सैल्वी शारदा ने आर्टिकल लिखी थी। हमने कहा तुम वो मुझे भेजो। मैंने देखा, पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा। फिर मैं वहाँ पहुँच के वहाँ यूनिसेफ के जो अधिकारी थे, जो हमारे ICDS के अधिकारी थे, मैंने सबसे बात किया तो पता चला वहाँ 8 ब्लॉक था।
कि नरैनी में ये मॉडल लागू हुआ, तो हमने कहा ये अब 8 मॉडल पूरे जनपद में लागू करूँगा। और फिर मैंने पूरे उस मॉडल को उसको और बढ़िया बना करके और मैंने वहाँ ये मॉडल 8 ब्लॉक में पूरे जनपद में लागू किया और उसके अच्छे रिजल्ट आए। और नीति आयोग ने हमारे इस नया जो हमने नया 8 ब्लॉक मॉडल बनाया उसको उस समय बेस्ट प्रैक्टिसेज के पेज नंबर 73 पे लिखा था। और कुपोषण के बारे में जो ये काम धारणा है कि केवल खाना कम मिलने से कुपोषण होता है, ऐसा नहीं है। कुपोषण के बहुत सारे कारण हैं, उसमें वो भी एक खाना या वो ना मिलना भी एक कारण है। तो वो हमारे लिए एक बड़ा सुखदाई और एक नई चीज़ थी, एक नया काम किया। कुपोषण पे सामान्यतः आपने कम सुना होगा। तो ये काम करने के लिए उस पत्रकार ने मुझे सहायता दी। तो ऐसे मुझे कोई भी आदमी, मैंने ये नियम बना रखा, अगर मुझसे कोई भी आदमी चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, अगर वो मुझसे कहता है ये अच्छा काम है तो मैं तुरंत उससे सीखता हूँ, उसको ध्यान से सुनता हूँ, स्टडी करता हूँ और उसको लागू करने की तुरंत कोशिश करता हूँ। एक बात। दूसरी बात है, हम उसको उसके ये ना, मैं कभी नहीं कहता ये मैंने किया। देखिए सैल्वी शारदा ने किया था, मैं उसका नाम ले रहा हूँ। और मैंने अपने सारी किताब में जिसने जो मुझे बताया मैं उसी के नाम लेता हूँ। मैं लोग नॉलेज चोरी करते, दूसरा काम ले करके अपना बताते हैं, ये मैं नहीं करता। जब आपने ये बात कही तो फिर हमने आपका जो, मुझे याद आया कि मैंने आपके व्लॉग को भी खंगाला था और उसमें मैंने देखा कि आप लोगों को आए दिन ये संदेश देते हैं कि कितना ज़रूरी है अपने आप को स्वस्थ रखना और उसके लिए योग और सुबह उठना और एक दिनचर्या, जो हमारी जो पारंपरिक दिनचर्या है उसको फॉलो कितना ज़रूरी है। और इससे जुड़ा हुआ भी आपने एक कैंपेन चलाया हुआ है, बचाव इलाज से बेहतर, और इसके अंतर्गत आपने योग और बहुत सारी चीज़ों को, इसका आइडिया कहाँ से आया था और इसको कैसे? देखिए ये बात सही है कि हम लोग सारे कामों में, एक सेंटेंस है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव इलाज से बेहतर होता है। वो हर फील्ड के लिए, केवल हेल्थ में नहीं। हम लोग बीमार होते हैं, फिर घर बेचते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तब ठीक होते हैं। हम ऐसा क्यों ना करें कि हम बीमार ही ना हो। तो हम बीमार ही ना हो, ये वेलनेस है, ठीक है। तो इसके लिए खाना सात्विक हो और उसके लाइफ स्टाइल ठीक हो, दिनचर्या ठीक हो, पॉजिटिव सोच हो। भारत सरकार में जो आयुष मंत्रालय बना उसने इस पर काफ़ी अच्छा काम किया, ठीक है। तो और इसमें बाबा रामदेव का नाम बहुत फेमस है, उन्होंने इसको पॉपुलर किया। हाँ, योग को पॉपुलर किया, उनको ये क्रेडिट जाता है और इससे कोई आदमी डिनाई नहीं कर सकता। तो हमारा ये था कि पूरा बांदा स्वस्थ हो, हेल्थ हो, हम कैसे दवाई को घटाएं और बीमारी को घटाएं और हेल्थ को वेलनेस को बढ़ाएं। तो इस पर हमने स्कीम बनाया और हमने योगा को पॉपुलराइज करने की कोशिश करी। तो इसमें इसके चक्कर में एक जो योगा यूनिवर्सिटी है बनारस में, उसके जो फाउंडर हैं उनको भी बुलाया था। किताब में मैंने उनका, हाँ, नागेंद्र, प्रोफेसर नागेंद्र, HR नागेंद्र नाम है और पहले यूनिवर्सिटी है, हम उनके यूनिवर्सिटी में बेंगलोर गए हैं। तो हेल्थ अगर नहीं रहेगा तो आपका सब कुछ बेकार है। तो हेल्थ टॉप प्रायोरिटी है। और हेल्थ का मतलब, अगर आपको दवाई खाने की ज़रूरत पड़ी तो इसका मतलब हुआ कि आपका खान पान ठीक नहीं है, आपकी लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है और आपकी सोच में कहीं न कहीं नकारात्मकता है। और ये तीनों चीज़ें हमें बर्बाद करती हैं। और अगर आपके लाइफ स्टाइल ठीक है, सोच पॉजिटिव है, देने की सोच है, लेने की कम है, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। तो हेल्थ पे तो मैं जहाँ रहता हूँ, जैसे मैं आजकल जहाँ जाता हूँ, अगर कोई मुझे सिगरेट पीते हुए, गुटखा खाते हुए मिल जाता है तो मैं तुरंत टोकता हूँ। जैसे कल मैं दार्जिलिंग में था, तो जिस होटल पे मैं खाना खा रहा था, उसकी जो ओनर थी, महिला थी जो काम कर रही थी, वो सिगरेट पी रही थी, मैंने देख लिया। जब सब हो गया तो मैं एकांत में उसके पास गया। मैंने कहा मुझे आपसे एक अनुरोध करना था। कहीं बताइए क्या है। तो हमने कहा आप सुबह सिगरेट पी रही थी, आप बुजुर्ग हैं, आपको ये नहीं पीना चाहिए, आपके हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तो थोड़ा शर्माई और कहा साहब आप ठीक कह रहे हैं, मैं छोड़ने की कोशिश करूँगा। एक दिन मैंने टोका, अगले दिन मैं फिर उससे कहा, हमने कहा मैं जा तो रहा हूँ लेकिन मैंने आपसे एक अनुरोध किया है। तो उस महिला ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसको छोड़ दूँ। इसी तरह से मैं जहाँ जाता हूँ, हेल्थ, चूँकि मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ तो मैं लोगों को हेल्थ के प्रति सचेत करता हूँ। ऐसे मैंने बहुत काम किए हैं, बहुत के गुटखा छोड़ा दिए, पान। कोई आदमी केवल
अब हम लोगों ने टोका टाकी, इसको बोलते हैं टोका टाकी, बच्चों के घर में टोका टाकी, बच्चों को टोका टाकी बहुत ज़रूरी है समाज को अच्छी दिशा में ले जाने के लिए, समाज में बुराई को घटाने के लिए। टोका टाकी कम हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, टोका टाकी करते रहना चाहिए, भाषा लैंग्वेज तरीका अच्छा हो। ये तो बात हो गई कि समाज को सुधारने की, लेकिन और समाज को सुधारने तो ठीक है, मतलब इसको किया जा सकता है। चुनौती वहाँ आती है जब आपको जेल में भेज दिया जाए, और जेल का भी जब आपको प्रभार मिला तो वहाँ पर भी आपका तिनका, आपके जिस जेल के का कमान आपके हाथ में था उसको तिनका तिनका पुरस्कार दिया गया। ये तिनका तिनका पुरस्कार क्या है और कैसे ये संभव हो पाया? देखिए, मैं जब हर जेल में यूपी में एक जिला जेल है और ये सब व्यवस्था है, तो हमारे उस समय 73 जेल थे, तो हमारी भी एक जेल थी। तो जब मैं वहाँ गया तो जेल में ये है कि हर महीने डीएम को, पुलिस के हेड को, एसएसपी को या एसपी को और डीजे को, जो जुडिशियरी के, तीनों को हर महीने जाना पड़ता है और वहाँ पूरा राउंड लेना पड़ता है। खाने की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, मतलब जो जेल को चलाने की जो सारी व्यवस्थाएं लिखित में हैं वो हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, ये देखना पड़ता है। हर महीने तीनों को जाना है और ये मैंडेटरी है। तो जब मैं गया वहाँ एज ए कलेक्टर, तो मैंने देखा कि सारे जितने भी कैदी हैं सबके चेहरे पे कालापन है, सब निराश हैं, हताश हैं, परेशान हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। और मुझे एक चीज़ सता, किरण बेदी जी का नाम सुनता हो, तिहाड़ जेल में ये कर दिया वो कर दिया, बहुत अच्छा नाम है उनका, उन्होंने काम किया, बड़ा नाम कमाया। तो हमने कहा वो तो आईपीएस अफसर थी और उन्होंने तिहाड़ जेल में अच्छा काम किया, मैं तो कलेक्टर हूँ, ठीक है, तो मैं अपने जेल को क्यों ना अच्छा करूँ। बस यहीं से मेरे दिमाग में बात घुसी और मैंने वहाँ शुरुआत किया अच्छा काम करना। तो सबसे पहले हमने उनके हेल्थ पे काम किया। हमने हर बैरक में 4-4 लोगों से कहा कि पूछ लो जो योगा में रुचि रखते हैं उनको। हर बैरक से मैंने 4-4 लोगों को लिया और उनकी 1 सप्ताह की ट्रेनिंग करवा दी। एक योगा ट्रेनर भेज के वहीं जेल में 15 दिन का एक, अब वो हर बैरक में 4 आदमी योगा कराने वाला तैयार कर दिया, मास्टर ट्रेनर। अब वो सुबह 4 बजे उठते थे, 5 बजे से या 5:30 बजे से रोज़ 1 घंटा योगा होने लगा, किसमें, हर बैरक में। अब वो जब कैदी 5 बजे उठेगा, योगा करेगा, तो नेचुरल सी बात है कि उसका हेल्थ ठीक हो जाएगा, ठीक। फिर हमने कहा कि हर सप्ताह में, जैसे हम लोग ऊब जाते हैं सप्ताह में पिक्चर देखने जाते थे, अब तो नहीं जाते पहले, तो हमने कहा कि हर सप्ताह में एक कल्चरल प्रोग्राम होगा। वहाँ एक स्टेज था, हर जेल में होता है, और एक बैठने को स्टेज। अच्छा, वहाँ जेल में हारमोनिया, नाचना, गाना बजाने की हर चीज़ थी। तो हमने कहा हर सप्ताह 3 घंटे का कल्चरल प्रोग्राम होगा, वही कैदी कल्चरल प्रोग्राम करेंगे और जो कैदी देखेंगे। तो हर सप्ताह, और उस दिन खाना स्पेशल बनेगा, तो हमने खाना स्पेशल बनवा दिया। और कल्चरल एक्टिविटी में जिसको नाचना, गाना बजाना, रोना, मिमिक्री जो भी आए, तो उनको अपने मन का काम करने लगे, ठीक है। तीसरा काम किया, फिर हमने कहा इनको जिससे पूछ लो कौन खेलना चाहता क्या, तो जो खेलना चाहता, कुछ तो फुटबॉल, वॉलीबॉल, रस्साकसी जो था, जो नहीं, हमने इंस्ट्रूमेंट सामान दिलवा दिया, हमने कहा खेल। ऐसे हमने 12 काम किए वो। और जेल, फिर जब ये पता लगा तो इसका उत्तर प्रदेश सरकार ने कमेटी बना के जेल का वो कराते हैं कि कौन जेल सबसे अच्छी है, तो हमारी नंबर 1 जेल आई। और फिर ये जो तिनका अवार्ड चलाती हैं मैडम, ये प्रोफेसर हैं रामजस कॉलेज में जर्नलिज्म की, तो इनको मैंने इनको पता लगा, हमारी बात हुई, मैंने इनको बांदा जेल बुलवाया, ये भी आकर के देखें तो कहीं ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे पूरे का अच्छे कामों में नंबर, तो वो उन्होंने तिनका अवार्ड दिया। तो हमने जेल रिफॉर्म भी किया, हमने अपनी किताब डायनेमिक डीएम में एक चैप्टर ये भी लिखा है। हाँ, आपने जेल के कैदियों के लिए एक अभिभावक की भूमिका निभाई, और जब हम आपकी अभिभावक की बात करें तो आपने अपने पिताजी के नाम पर मंदिर बनवा के रखा है। इसके पीछे क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, सबके अपने अपने सोचने के तरीके हैं। हम कहते हैं कि हमारा भगवान कौन है, अब किसी से पूछो भगवान कौन है, पहला जवाब क्या आएगा? महिला अगर किसी से पूछिए आपका भगवान कौन है, तो कहेंगे माता पिता। पहला जवाब यही आएगा, भगवान कौन है, माता पिता। आज के डेट में क्या हो रहा है, बच्चे नौजवान हैं, एक बच्चा नहीं कई बच्चे हैं, और माता पिता और बाबा दादा रोड पे हैं, निकाल दे रहे हैं। ये हम कहाँ जा रहे हैं, हम समाज को कहाँ ले जा रहे हैं? तो
हमने क्या किया, जब हमारे फादर की कोरोना में डेथ हो गई तो हमने एक मंदिर बनवाया। और वो मंदिर का मतलब नहीं वो सब बहुत तामझाम, सिंपल। हमारे फादर खुले में बहुत रहना पसंद, तो हमने 4 पिलर खड़ा कर दिया, ऊपर से एक ठू वो लगा दिया, ठीक। और हमने उनकी मूर्ति बनाई और हम उनको भगवान के रूप में उस मंदिर में उनको स्थापित कर दिया। और हमने कहा ये हमारे पिताश्री का मंदिर है और उस मंदिर में भगवान कौन है? पिता है। भाई ये सही बात है, पिता ही हमारे भगवान है, माता पिता ही हमारे भगवान हैं और उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। और हमारा ये कॉन्सेप्ट देख के, इससे क्या है, जो लोग माता पिता को वैल्यू कम दे रहे हैं, घर से निकाल दे रहे हैं, उस पर जो है इससे गिरावट आएगी। ये जो सोशल प्रॉब्लम खड़ी हो गई, इसकी एक तरह से देखा जाए तो ये दिशा देगा, ये डायरेक्शन देगा। अब तक 8-10 लोगों ने हमारा देख करके अपने माता पिता का मंदिर बनवाया। तो इसके पीछे सोच है, एक सामाजिक समस्या है, उसका ये समाधान है। और एक रियलिटी को ज़मीन पे उतारना है। अपने माता पिता को हम भगवान नहीं मानते जबकि वो भगवान है। हमने रियल में कहा नहीं वही है। 24 अप्रैल को पिछले 5-4 साल से मैं वहीं रहता हूँ और बहुत बड़ा फंक्शन करता हूँ, क्योंकि पूरे जिसको हमसे 24, सबको पता है कि 24 तारीख को ये पिताजी की एनिवर्सरी करेंगे। मैं एक दिन वहाँ सबसे मिलता हूँ, रहता हूँ और एक मैसेज देता हूँ कि भगवान आपका कौन है, आपके माता पिता हैं, इनकी रिस्पेक्ट करो, इनका आशीर्वाद लो। जीते जी तो लो भी, मरने के बाद भी है। अब जब हम वहाँ जाते हैं अपने पिताजी, वो शरीर से तो नहीं देख सकते, वो मूर्ति देखते ही हमें सब कुछ याद आ जाता है। तो वो एक आपको जो है वो मानसिक बल मन मिलता है। इसके बाद बात आती है कि जिस तरह से आपने कहा कि आप लोगों से मिलते हैं, जनसंपर्क के प्रति आपका बहुत ज़्यादा रुझान है। तकनीकी एजुकेशन के बावजूद गुड गवर्नेंस के ऊपर पीएचडी करने के बाद अभी आप डीलिट कर रहे हैं कम्युनिकेशन में, और आपने कम्युनिकेशन का बड़ा महत्व बताया है अपनी किताब में, और आपने मीडिया बंधुओं, पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद भी दिया है। कम्युनिकेशन क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है? देखिए, बच्चा जब पहली पैदा होता है वहीं से कम्युनिकेशन। अगर बच्चा पैदा होने के बाद चिल्लाए ना, एक पहला डॉक्टर लोग यही बताते हैं कि जब वो पहली बार चीखता है तब समझ में आता है कि बच्चा हेल्दी है। और अगर वो चिल्लाता नहीं है तो उसको पीटते हैं, थपथपाते हैं जिससे वो चिल्लाए। चिल्लाने से ये क्या है? कम्युनिकेशन है। और जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक कई तरीके से बोल के, लिख के, इशारे से, बॉडी लैंग्वेज, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन करते हैं। तो कम्युनिकेशन जो पैदा होने से मरने तक है उसका इतना इम्पोर्टेंस है, लेकिन हम लोग इसको, आम जनता इसको इम्पोर्टेंस नहीं देती है क्या। और आज हमारे बताइए, हमारे प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं? उनका पहला ताकत क्या है? कम्युनिकेशन। किसी सीएम का पहला कम्युनिकेशन क्या है? ताकत। एक अधिकारी की पहली ताकत, अगर उसका कम्युनिकेशन खराब है तो वो सफल अधिकारी नहीं हो सकता। तो कम्युनिकेशन, संवाद बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको हर आदमी को सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए, और एक अच्छा संवाद कला होनी चाहिए, जो कि नहीं है। ये इसका इम्पोर्टेंस हमें पता है क्या, तो हम इसके लिए सीखते रहते हैं, प्रैक्टिकल सीखते हैं, पढ़ते हैं, लर्न करते हैं। और कम्युनिकेशन जो कि जर्नलिज्म है, जिसमें कि हमारे पत्रकार हैं, वो आज नहीं, देश की आज़ादी में जो सबसे बड़ी भूमिका किसने निभाई? पत्रकार गणों ने। और पत्रकार के लिए मेरे मन में बहुत बड़ा रिस्पेक्ट है। वो जिन विषम परिस्थितियों में, जिस अभाव में पत्रकार काम करता है और उसके तुलना में जितना अच्छा काम करता है, एक तरफ तो अभाव और एक तरफ उसका अच्छा काम, दोनों में कोई तालमेल नहीं। इसलिए पत्रकारगण के साथ के प्रति और पत्रकारिता के प्रति मेरे मन में, मेरे दिल में एक बहुत अच्छा भाव है और मेरी पत्रकार गणों से बहुत अच्छी दोस्ती है। इसी वजह से जो ये मेरे मन में उनके प्रति एक भाव है। आप कम्युनिकेशन को आप इतना महत्व देते हैं, इस वजह से आपने छात्र निर्माण और संवाद कार्यक्रम और ज्ञानार्जन यात्रा कार्यक्रम, ये दोनों बिल्कुल ही कम्युनिकेशन से जुड़े हुए पहलू हैं। इसके बारे में भी बता दीजिए, हम इसके बाद इंटरव्यू को कंक्लूड करें। एक्चुअली है क्या, जो हम जब हमें जो कलेक्टर गए तो स्टूडेंट हमारी भावी पीढ़ी है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो क्या है, स्टूडेंट कुछ डरता है सास, तो हमने स्टूडेंट, मैं रोज़ सुबह जो है किसी कॉलेज में जाता था, जो कलेक्टर 9:30 से 10 बजे मैं कॉलेज में जाता था। स्टूडेंट ऐसे ज़मीन पे बैठे रहते थे, मैं उनसे आधा घंटा भाषण दे के, बात करके, समझा के और चला आता था। बच्चों को कलेक्टर क्या होता है जाने, उसके मन में जो हिच है, रुकावट हो, दूर हो।
और फिर हमने बच्चों को वहाँ एक दिन का अधिकारी बनाया। उसके लिए एक प्रोग्राम, जैसे एक दिन का मुख्यमंत्री था उसी से नकल किया था। कोई बच्चा सीएमओ बनता था, कोई बच्चा डीएम बनता था, कोई एसपी बनता था, कोई थाना अध्यक्ष बनता था, जिसकी जो रुचि वो बनते थे। उसके लिए हमने आदमी फिक्स कर रखे थे और बाकायदे बच्चों ने खूब इसको एंजॉय किया। कम से कम एक दिन तो आया और देखा प्रैक्टिकली डीएम का कहाँ बैठता है, डीएम होता क्या है, काम कैसे करता है। और जब मैं बच्चों को मैं बहुत जगह भेजता था। हमने ये कह दिया था कि 5 दिन बढ़ाओगे और छठे दिन बच्चे को कहीं थाने में ले जाओगे, कहीं ब्लॉक में, जो लोकल आपके ऑफिस हैं। और सारे अधिकारी को मेरा डायरेक्शन था कि ये बच्चे और जब टीचर आएंगे तो इन्हें तुम उसी तरह से प्यार अपना तो चाय पिलाओगे, रिस्पेक्ट दोगे और बताओगे। तो जो हमारे ऑफिस के लोग थे उनको भी बड़ा अच्छा लगा कि हमारे यहाँ स्टूडेंट आ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, हमारे काम को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। इससे गवर्नेंस भी बढ़ा, लोगों को प्रोग्राम और विभाग की जानकारी भी हुई जो कि नहीं होती है, और दूसरे बच्चों को, टीचरों को, सबको जानने का मौका मिला। दिक्कत क्या है, समाज और सरकार के बीच एक गैप है, डर भय रहा, तो इसको मैं कम कर रहा था। इसमें सबका फ़ायदा था। तो ये बच्चों ने खूब इंजॉय किया, खूब लर्न किया। और मैं 10 बजे जब बैठता था ऑफिस में तो कोई न कोई स्कूल के बच्चे आते थे, मैं आम जनता से मिलता रहता था, मेरे सामने बैठे रहते थे, मुझे देखते रहते थे, मैं बात क्या करता हूँ, देखता हूँ, लर्न करते। मतलब मैं बच्चे आते थे मेरे मिलने, उनके साथ फ़ोटो खींचता था, वो क्वेश्चन आंसर करते थे। तो ये जो समाज और सरकार के बीच गैप था, इसको कम करने का एक मेरा इनोवेशन था। ये जो आपने बात कही तो नेकी की दीवार, मुझे याद आया कि नेकी की दीवार का जो आपने पहल किया है, ये क्या, इसमें क्या था? एक्चुअली एक दिन जो वहाँ सदर की जो मुख्यालय की तहसील थी, वहाँ पे अवधेश निगम तहसीलदार थे। एक दिन वो मेरे पास आए, कहीं सर हमने अपने तहसील में नेकी की दीवार बनाई है, आप आकर के देखिए। तो हमने कहा बिल्कुल। मैं गया, देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अवधेश निगम तहसीलदार थे लेकिन बहुत अच्छे अधिकारी। इस समय देवरिया में वो एसडीएम है, बहुत अच्छा अधिकारी है। मैंने अपने किताब में नेकी की दीवार का जो चैप्टर लिखा, उनका नाम भी लिखा है कि ऐसे। मैं गया, मैंने देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमने कहा हम इसको जितने और 4 जगह, हमारी 4 तहसीलें, यहाँ से थोड़ा डिफरेंट है, तो हमारी 4 तहसीलें थी। हमने कहा ये चारों जगह लगेगी, ये फार्मूला लगेगा, नेकी की दीवार बनेगी और अवधेश निगम इसको बताएंगे और लागू करेंगे। ये मैंने ऑर्डर इशू कर दिया। क्या था नेकी की दीवार में एक दीवार को ऊपर लिखा दिया जाता था नेकी की दीवार, और आम जनता के पास जो भी मतलब चीज़ें, चाहे बर्तन हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे किताब हो, वो होता है जो बड़े आदमी होते हैं, 2 बार कपड़ा पहना और छोड़ दिया, जबकि वो अभी 2 साल 10 साल चलेगा। तो इस तरह से जो रीयूज के चीज़ थे, हम लोग उनसे धुला के साफ़ सुथरा लेकर के नेकी की दीवार पे टांग देते थे और एक रजिस्टर में नाम दर्ज कर लेते थे किसने क्या दिया। और लोग वहाँ आते थे, देखते थे, जिसको ज़रूरत होती थी वो लेके चला जाता था। जो लेके जाता था उसका नाम वो सब हम लोग नहीं दर्ज करें, जिससे कि उसको इंसल्ट ना फील हो, ठीक है। और वहाँ पे दिन के टाइम में हम लोग खोलते थे, और वहाँ तहसीलदार के चूँकि सामने था तो उनका चपरासी देखता उगता रहता था, कोई दुरुपयोग ना हो। ये फिर मैंने इस पर अध्ययन किया उसी समय। तो कहीं विदेश में ये नेकी की दीवार का कॉन्सेप्ट था, तो शायद उसने वहाँ से लिया होगा। अच्छा कॉन्सेप्ट था। आपकी इस किताब के लिए आपने आभार व्यक्त किया है श्री उमाशंकर यादव जी को। उनकी वजह से ही आपने ये किताब लिखी और उसी माध्यम से हम लोगों को आपके बारे में पता चल पाया। एक बार उनके बारे में। उमाशंकर यादव जी रायबरेली के रहने वाले हैं, एयरफोर्स में नौकरी करते थे, वीआरएस लेके अहमदाबाद में वो रहते हैं और वो अपना कुछ व्यवसाय करते हैं अच्छा खासा, और बहुत ही होनहार, बहुत ही इंटरप्रेन्योरियल, बहुत ही सोशल थॉट के लोग आदमी है वो अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल पिछले 10 साल से चला रहे हैं। तो जब मैं किताब लिख रहा था तो मुझे आइडिया नहीं था, मैं किसी को ढूंढ रहा था कि मेरी किताब अच्छी लिखवाने में मैं कोई मदद, तो ये ढूंढते से ऑनलाइन ये टच में आए, फिर हमारी इनसे दोस्ती हुई। तो उमा शंकर ने मुझे ये किताब लिखने में मदद की, और वो हर साल अहमदाबाद इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल का 2 दिन का इवेंट करते हैं। मैं पिछले 3 साल से उनके उस 2 दिन में मैं जाता हूँ, क्या वहाँ 2 दिन रहता हूँ। वो देश विदेश के जो भी लिटरेचर, किताब, वीडियो, फिल्म मेकिंग में जो भी डॉक्यूमेंटेशन में अच्छा काम करते हैं उस पर चर्चा होती है, उनको वहाँ किताबों का विमोचन भी होता है। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमारे मित्र हैं। तो इस तरह से उन्होंने मेरे इस किताब को लिखने में मेरा
सहयोग किया और हमारे जैसे बहुत सारे लोगों को डॉक्यूमेंटेशन में मदद करते हैं। मैं 2-3 दिन साल में उनके उस प्रोग्राम में रहता हूं, क्योंकि मेरी भी लिखत पढ़त करने की, हर आदमी को लिखना चाहिए। जो भी आदमी काम करे उसको लिख देना चाहिए, जिससे कि आने वाली पीढ़ी पढ़ती रहे। अगर आप कोई अच्छा काम करते हो, लिखोगे नहीं तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। आज हम वो किताब डायनेमिक डीएम ना लिखे होते तो हमने 5 साल पहले बांदा में क्या पानी बचाया, क्या इलेक्शन में काम किया, मेल न्यूट्रिशन कौन से, हमें भी नहीं याद होता। हर आदमी को लिखत पढ़त करते रहना चाहिए। आपके साथ बहुत लंबी बातें हो सकती हैं, लेकिन चूंकि अभी आपकी इस पूरी किताब को मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, तो मेरे पास अभी सवाल जो हैं वो इतने ही थे आपसे बातचीत करने के लिए। लेकिन आगे अगर आपसे मुलाकात हुई तो पूरी किताब में पढ़ चुकी होंगी और भी सवाल आपसे पूछूंगी। लेकिन इतनी जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए और हमें अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया है। आपने मेरा दूसरी बार हमारी आपकी बात हुई, और ऐसे अच्छी बातों का मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार होना चाहिए, जिससे लोग उसे जान सकें, अपने जीवन में अपना सकें और आगे बढ़ सकें। तो इसको कहते हैं ज्ञान दान। हर आदमी को ज्ञान दान करना। हम क्या ज्ञान दान ही कर रहे हैं। अभी मैं एक स्कूल में बच्चों से वार्ता करके आ रहा हूँ, और बच्चों ने खूब हमसे क्वेश्चन पूछे कि आईएएस क्या होता, क्या दिक्कत होती, बहुत सारे इंटरप्रेन्योर पे क्वेश्चन। करीब 1 घंटा बच्चों के साथ संवाद करना चाहिए, किया, उनका मनोबल बढ़ा। तो ये ज्ञानदान हम सभी को करना चाहिए। थैंक यू। तो इसी के साथ इस वार्ता को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।